हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के विषय में चर्चा करूंगी। मेरा यह प्रयास है इस वीडियो में कि जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, उसका समावेश मैं अपने इस वीडियो में कर सकूं। जैसा कि हम जानते हैं कि मौर्यन डायनेस्टी का फाउंडर जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल से ही मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी जा चुकी थी और आगे आने वाले जितने शासक रहे थे उनके अधीन मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में हमें परिवर्तन भी देखने को मिलता है। यदि हम मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के विषय में बात करते हैं तो यहाँ पे जैसा कि मैंने अभी कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी गई थी तथा समय के साथ इसमें आगे हम परिवर्तन भी देखते हैं। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के विषय में यदि बात की जाए तो इसकी सबसे प्रमुख विशेषता यह रही थी कि यह सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था और भारत का यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि पहला एम्पायर होने के बावजूद इतना सुव्यवस्थित एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को स्टैब्लिश करना ही एक बहुत बड़ा सफलता रहा था और इसके लिए हम कह सकते हैं कि कौटिल्य का इसमें बहुत अधिक योगदान रहा था। अब आगे मैं आप लोगों से इस वीडियो में बात करूंगी कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की जो सेटअप रही थी वो किस प्रकार की थी और इसके अधीन जो विशेषताएं रही थी और किस प्रकार से इसे डिवाइड किया गया था डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में और जितने भी मंत्री थे उनके अधीन कार्यों को। इसके विषय में आगे इस वीडियो में आप लोगों से बात करूंगी। मौर्य प्रशासन व्यवस्था भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और चंद्रगुप्त मौर्य को अगर हम मौर्य प्रशासन का जनक कहें तो यहाँ पे कहना ये गलत नहीं होगा। वास्तव में चंद्रगुप्त मौर्य वह प्रथम सम्राट था जिसने भारत में सबसे पहले प्रशासन व्यवस्था में राजनीतिक केंद्रीकरण के सिद्धांत के आधार पर विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी तथा इसे चलाने हेतु एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक तंत्र की स्थापना भी की थी। यदि हम मौर्य प्रशासन के संदर्भ में बात करते हैं और इसके अध्ययन के स्रोतों के विषय में तो यहाँ पे ये देखा जा सकता है कि इसके अध्ययन के 3 प्रमुख स्रोत रहे हैं, जिनमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका और रुद्रदमन का गिरनार शिलालेख। अब जब यहाँ पे हम चर्चा करते हैं मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के विषय में तो इसमें हम देख सकते हैं या कहा जा सकता है कि जो सम्राट था वो साम्राज्य में या प्रशासनिक तंत्र में सर्वोपरि स्थान रखता था और मौर्य प्रशासन के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे भी हम सम्राट को देखते हैं, क्योंकि मौर्य शासन प्रशासन की व्यवस्था वास्तव में एक राजतंत्रात्मक व्यवस्था रही थी। मौर्य प्रशासन में साम्राज्य की पूरी शक्ति सम्राट के अधीन हुआ करती थी या उसी में निहित होती थी। मौर्य प्रशासन में सम्राट सैन्य संबंधी न्यायिक विषयों में से संबंधित, वैधानिक विषयों से संबंधित तथा कार्यकारी मामलों से संबंधित सर्वोच्च अधिकारी की हैसियत रखता था। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मौर्य प्रशासन में सम्राट सेना का प्रमुख सेनापति, न्यायिक क्षेत्र में मुख्य न्यायाधीश, कानून का निर्माता तथा धर्म प्रवर्तक होता था। सम्राट के द्वारा ही प्रशासन से संबंधित तथा साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति भी की जाती थी। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम सम्राट के पश्चात बात करें अन्य प्रमुख प्रशासनिक पदों की तो इसमें अमात्य का स्थान आता है, जिसका प्रमुख कर्तव्य सम्राट की प्रशासनिक कार्यों में सहायता करना होता था। सम्राट अमात्य से भी महत्वपूर्ण विषयों पर परामर्श किया करता था। यहाँ पे यदि हम बात करें मंत्री के विषय में तो यह भी एक महत्वपूर्ण पद था। मंत्री का प्रमुख कार्य सम्राट को विभिन्न विषयों पर परामर्श देना होता था तथा सम्राट के द्वारा बताए गए विभिन्न कार्यों को संपन्न करना भी होता था। मंत्रिन के विषय में यदि बात की जाए तो मंत्री एक छोटी उप समिति के सदस्य होते थे जिन्हें मंत्रिन कहा जाता था। मंत्रिन के सदस्यों को 48,000 पन वार्षिक वेतन प्राप्त होता था। वास्तव में मंत्रिन अत्यधिक महत्वपूर्ण विषयों पर तुरंत निर्णय लेने के लिए सम्राट के द्वारा विचार विमर्श हेतु बनाई गई एक छोटी समिति होती थी, जिसमें 3 से 4 सदस्य होते थे तथा युवराज, सेनापति, प्रधानमंत्री तथा सन्निधाता इसके सदस्य होते थे। तो यहाँ पे ये देखा जा सकता है कि जितने इंपॉर्टेंट जो पोस्ट हो सकते हैं वो सभी मंत्रीन के अधीन आते थे।
यहाँ पे यदि बात की जाए एग्जाम्स के कॉन्टेक्स्ट में, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितना वार्षिक वेतन मंत्री को प्राप्त होता था। तो ये 48,000 वार्षिक वेतन उन्हें प्राप्त होता था। मौर्यन एम्पायर के प्रशासनिक, यदि हम उसके जो सेटअप थी उसके विषय में बात करें, तो इसमें जो है मंत्री परिषद का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता था। और मौर्य प्रशासन में मंत्री परिषद का जो है हमें उल्लेख प्राप्त होता है, जिसके विषय में यदि और अधिक हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या सम्राट अपनी इच्छा अनुसार तय किया करते थे। मंत्री परिषद के सदस्यों को 12,000 वार्षिक वेतन प्राप्त होता था। मंत्री परिषद महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए बैठकों का आयोजन भी किया करता था। अब यहाँ पे एग्जाम के कंटेक्स्ट में यदि बात की जाए, तो यहाँ पे ये मंत्री परिषद से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में, और साथ ही साथ कि इन्हें वेतन कितना प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ये याद रखना होगा कि मंत्री परिषद के जितने भी सदस्य थे उन्हें 12,000 वार्षिक वेतन प्राप्त होता था। मौर्य प्रशासन व्यवस्था में प्रशासन 5 भागों में या 5 प्रांतों में बटा हुआ था, तथा इन 5 भागों के संचालन के लिए कुमारमात्य की नियुक्ति की जाती थी। और यदि इन प्रांतों के विषय में बात की जाए कि ये कौन कौन से रहे थे, तो इनमें हम देखते हैं कि उत्तरापथ जिसकी राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ जिसकी राजधानी स्वर्णगिरी, पश्चिमी प्रांत जिसकी राजधानी उज्जैन, पूर्वी प्रांत जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र, तथा कलिंग जिसकी राजधानी तोशाली रही थी। ये 5 प्रांत जो थे वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं यदि प्रशासनिक तंत्र के विभाजन के विषय में, यदि साम्राज्य के विभाजन के विषय में हम बात करते हैं उस प्रिटेक्स्ट में। यहाँ पे इससे रिलेटेड यदि हम क्वेश्चंस के अनुसार बात करें, एग्जाम से रिलेटेड कौन से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो प्रांतों में जो है किनकी नियुक्ति की जाती थी, तो यहाँ पे ये उत्तरा कुमारमात्य की जो है नियुक्ति की जाती थी। और साथ ही साथ जो है प्रांतों के नाम तथा इसके राजधानी के संदर्भ में भी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में होते हैं। अब यहाँ पे यदि हम मंडल प्रशासन के विषय में बात करें, तो प्रशासन के अंतर्गत प्रशासनिक दृष्टिकोण से प्रांतों को विभिन्न मंडलों में विभाजित किया गया था। इन मंडल के अधिकारी को प्रदेष्टा कहा जाता था। यहाँ पे एग्जाम के कंटेक्स्ट में याद रखने योग्य जो है कि मंडल के अधिकारी को हम किस नाम से जानते हैं, तो इन्हें हम प्रदेष्टा के नाम से जानते हैं। जिला प्रशासन जो है वह भी विशेषता रही थी। मौर्यन प्रशासनिक जो प्रणाली रही थी उसकी प्रशासनिक दृष्टिकोण से मंडल को विभिन्न जिलों में बांटा गया था, जहां प्रशासन समाहर्ता, रजुक तथा युक्त के द्वारा संचालित किया जाता था। समाहर्ता का प्रमुख कार्य कर का संग्रहण होता था, रजुक का प्रमुख कार्य न्याय व्यवस्था देखना होता था, और युक्त का कार्य पुलिस व्यवस्था का था। इससे भी रिलेटेड हम देखते हैं कि एग्जाम्स में क्वेश्चन होते हैं, स्पेशली इन 3 से रिलेटेड, कि समाहर्ता का मुख्य कार्य क्या होता है, रजुक का प्रमुख कार्य क्या है, और युक्त का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने अभी कहा है आप लोगों से कि समाहर्ता का प्रमुख कार्य कर का संग्रहण, रजुक का प्रमुख कार्य न्याय व्यवस्था की देखरेख, तथा युक्त का कार्य होता था पुलिस व्यवस्था को संचालित करना। नगर प्रशासन के विषय में यदि बात की जाए, तो ये बहुत बड़ी एक विशेषता रही थी मौर्यन प्रशासनिक प्रणाली की। और इसके विषय में जब हम और अधिक बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि मौर्य प्रशासन के अंतर्गत जिले के नीचे नगर प्रशासन की व्यवस्था थी। नगर प्रशासन के संचालन के लिए 6 उप समितियां बनाई गई थीं, जिसमें कि पहला था शिल्प कला समिति। प्रथम समिति यह रहा था नगर प्रशासन के संदर्भ में यदि हम बात करें तो, और इसका कार्य वाणिज्यिक एवं शिल्पों का निरीक्षण करना, तथा यही समिति सार्वजनिक भवनों एवं सड़कों की देखरेख एवं निर्माण कार्य किया करता था। समिति शिल्पियों एवं औद्योगिक क्रियाकलाप पर भी नियंत्रण रखा करता था। नेक्स्ट जो समिति थी वो प्रदेश समिति थी। द्वितीय समिति प्रदेश समिति रही थी, और इसका मुख्य कार्य होता था विदेशियों की देखरेख करना। जनसंख्या समिति के विषय में यदि बात की जाए, तो ये तृतीय समिति थी, और इसका प्रमुख कार्य जनगणना की व्यवस्था करना होता था। फोर्थ जो समिति रही थी वह उद्योग व्यापार समिति की रही थी, और इसका कार्य व्यापार एवं वाणिज्य की व्यवस्था करना होता था। वस्तु निरीक्षक समिति के विषय में यदि बात की जाए, तो इसका कार्य विक्रय की व्यवस्था करना तथा निरीक्षण करना होता था। और 6th जो समिति रही थी वह कर निरोधक समिति थी। इसका कार्य
बिक्री कर की व्यवस्था की देखरेख करना होता था। अब यहाँ पे क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि म्युनिसिपल जो है एडमिनिस्ट्रेशन या जो नगर प्रशासन जो रहा था, ये विशेषता रहा था मौर्यन प्रशासनिक जो प्रणाली रही थी उसकी। और इससे रिलेटेड भी हम देखते हैं कि एग्जाम्स में क्वेश्चंस होते हैं कि कितने जो है उप समितियां थी नगर प्रशासन की। तो इसमें 6 उप समितियां रही थी और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य हुआ करते थे। अब आगे यदि हम जिला के विभाजन के विषय में यदि बात करें कि इसको किस प्रकार से विभाजित किया गया था, तो यहाँ पे ये हम देखते हैं कि मौर्य प्रशासन में जिला का विभाजन जो है निम्नवत किया गया था। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो है स्थानीय थे जिनमें कि 800 गांव होते थे, द्रोणमुख जिनमें 400 गांव, खावटिक जिसमें 200 गांव, संग्रहण जिनमें 100 गांव, तथा जो है इनके इसी प्रकार से गांव के नंबर्स के आधार पे हम देख सकते हैं कि इसका विभाजन किया गया था जिलों के आधार पे। और ग्राम प्रशासन जो होती थी वो सबसे छोटी इकाई होती थी प्रशासनिक तंत्र की। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत हम यह देखते हैं कि ग्राम प्रशासन जो है वह प्रशासनिक सबसे छोटी इकाई होती थी तथा ग्राम के अध्यक्ष को हम ग्रामिक के नाम से जानते हैं। ग्राम के निवासियों के द्वारा ग्रामिक का चयन होता था तथा वह एक वेतन भोगी कर्मचारी नहीं होता था। साथ ही साथ हमें यह भी जानकारी मिलती है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र से स्पेशली कि जो है ग्राम वृद्ध परिषद जो होती थी उसका प्रमुख जो कार्य होता था, इसमें ग्राम के सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख व्यक्तियों को शामिल किया जाता था तथा इस ग्राम वृद्ध परिषद का मुख्य उद्देश्य ग्राम के प्रशासन में ग्रामीणों की सहायता करना होता था। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत ग्राम के प्रशासन में राज्य का कोई प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं होता था। ग्राम की भूमि का प्रबंध करना तथा सिंचाई की व्यवस्था करने का अधिकार भी ग्रामीण के पास ही होता था। ग्राम वृद्ध परिषद के द्वारा न्याय का कार्य देखा जाता था तथा छोटे विवादों के संदर्भ में फैसला देना तथा जुर्माना लगाना, ऐसे संबंधित कार्य जो हैं वो इनके द्वारा ही किए जाते थे। ग्रामिक के द्वारा किसानों से भूमि कर एकत्र कर राजकोष में जमा किया जाता था। ग्राम सभा के कार्यालय के कार्य करने के लिए गोप नाम के अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी, जिसका मुख्य कार्य ग्राम के घरों तथा निवासियों के संदर्भ में सभी जानकारियों को सुरक्षित रखना होता था तथा इनसे प्राप्त होने वाले करों का हिसाब किताब भी इन्हीं के द्वारा रखा जाता था। यहाँ पे जो है ग्रामिक होगा, जहां जहां मैंने ग्रामीणी लिख रखा है। अब यहाँ पे आगे और हम चर्चा करें यदि जो मौर्य प्रशासनिक प्रणाली रही थी, तो उसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ये हमें मेंशन मिलता है कि उस समय के प्रशासनिक तंत्र को अनेक भागों में विभक्त किया गया था, जिन्हें हम तीर्थ के नाम से जानते हैं। और यदि हम तीर्थ के संख्या के विषय में बात करें तो इसकी संख्या 18 रही थी। सबसे फर्स्ट यहाँ पे जो रहा था वो मंत्री और पुरोहित का, जो कि एक धर्माधिकारी होते थे। समाहर्ता या राजस्व विभाग के प्रधान अधिकारी होते थे। सन्निधाता या राजकीय कोषाध्यक्ष होते थे। सेनापति या युद्ध विभाग का अधिकारी होता था। युवराज या राजा का उत्तराधिकारी होता था। प्रदेष्टा जो फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश हुआ करता था। इससे रिलेटेड भी एग्जाम्स में क्वेश्चन होते हैं कि कितने तीर्थ या डिपार्टमेंट्स जो हैं वो थे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में, तो ये 18 होगा। और यहाँ पे जितने भी अधिकारियों की मैंने बात की है और उनकी नियुक्ति किसके लिए होती थी और उनके द्वारा कौन से कार्य किए जाते थे, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अन्य अधिकारी रहे थे तीर्थ के अधीन, जो अलग अलग विभागों की देख रेख करते थे, उनमें नायक था जो कि सेना का संचालन किया करता था। कर्मांतिक जिसका कार्य उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक के तौर पे ये काम करता था और इसका निरीक्षण भी जो कार्य होता था वो उद्योग धंधों से ही रिलेटेड होता था। व्यवहारिक जिसका कार्य होता था दीवानी जो मामले जितने होते थे उसका निष्पादन करना, और दीवानी न्यायालय के न्यायाधीश को हम व्यवहारिक के नाम से जानते हैं। मंत्री परिषदाध्यक्ष या मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था। दंडपाल सैनिक अधिकारी को दंडपाल के नाम से जाना जाता था। और अंतपाल जो सीमावर्ती दुर्ग का रक्षक हुआ करता था।
अन्य यहाँ पे जितने और अधिकारियों के विषय में यदि बात की जाए तो इनमें दुर्गपाल है, जिसका कार्य होता था दुर्ग का प्रबंधन देखना या उसका कार्य जो है उसकी देखरेख करना। नागरक या नगर का प्रमुख अधिकारी होता था। प्रशास्ता या राजकीय आदेशों को लिखने वाला अधिकारी होता था। देवारिक या राजमहल की देखरेख किया करता था। आंतवेशिक या सम्राट की अंगरक्षक सेना का मुख्य अधिकारी होता था। और आटविक या वन विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। तो यहाँ पे ये देखा जा सकता है कि उस समय जितने महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स हो सकते थे उसका निर्माण किया गया था और इसके लिए अलग अलग से जो है हर एक विभाग के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी, जिसके अधीन अन्य जो कर्मचारी थे वो कार्य किया करते थे और इसकी देख रेख जो है करना ये कार्य होता था। हर एक विभाग का जो प्रमुख होता था उसी का ये उत्तरदायित्व था कि हर एक प्रशासनिक जो तंत्र था उसकी देखरेख करना तथा साथ ही साथ जो उसके अधीनस्थ जितने कर्मचारी थे उसके द्वारा किस प्रकार से कार्य किया जा रहा है उसकी भी देखरेख करना। इन सभी 18 डिपार्टमेंट्स के जो मुख्य अधिकारी होते थे उनके द्वारा इसकी देखरेख की जाती थी। तो यहाँ पे मौर्यन प्रशासन के विषय में यदि हम बात करें तो ये कहा जा सकता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें विशेषतः, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि उस समय जो मॉडर्न प्रशासनिक प्रणाली की नींव रखी गई थी उसमें कौटिल्य का सबसे प्रमुख योगदान रहा था। और अर्थशास्त्र में जो है हमें इसके विषय में महत्वपूर्ण जानकारी या फिर हम कह सकते हैं कि संपूर्ण जानकारी हमें उससे प्राप्त होती है। स्पेशली जो 18 डिपार्टमेंट्स थे जिन्हें हम तीर्थ के नाम से जानते हैं और उसके कार्य विभाजन के संदर्भ में हमें अर्थशास्त्र से प्रमुखतः जो है जितने भी प्रशासनिक तंत्र के विषय में और ये 18 डिपार्टमेंट्स के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसे बाइबल या मैग्ना कार्टा ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे जितने भी अन्य जो पहलू रहे थे मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के संदर्भ में नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से इसके विषय में चर्चा करूंगी। इसी के साथ अपने इस चर्चा को यहीं पर विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को ये वीडियो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।